अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम हमारी जमात हश्तुम का मजमून जोग्राफिया का चौथा सबक, जिसका नाम है समंदरी फर्श की बनावट, इस सबक से मुताल्लिक आज हम लोग मालूमात हासिल करने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को बर्र आज़म और बहर आज़म दोनों नज़र आ रहे हैं। बर का मतलब होता है ज़मीन और बहर का मतलब होता है पानी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी ज़मीन है उसका कुछ हिस्सा पानी में है और कुछ हिस्सा जो है तो खुश्की में है। यह आप लोग सभी जानते हैं। जो हिस्सा पानी में है उसके नीचे भी जो है तो ज़मीन पाई जाती है। ज़मीन का फ़र्श होता है, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें होती है, और इस सबक में हम लोग यही तमाम चीज़ें जो है तो देखने वाले हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जज़र के वक्त बहर आज़म के पानी की सतह कम हो जाती है। जैसा कि आप लोग तो शक्ल में देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि पानी आगे आता है और जाता है। तो इससे समझ में आता है कि बहर आज़म के अंदर यानी समंदर के अंदर मद्द जज़र पैदा होते हैं। मद का मतलब होता है पानी का ऊपर आना और जज़र का मतलब होता है पानी का नीचे जाना। जब पानी नीचे चला जाता है तो उसकी जो डूबी हुई ज़मीन होती है वहाँ पर वो हमको दिखाई देने लगती है, यानी समंदर के अंदर की जो ज़मीन होती है वो भी जो है तो हमें दिखाई देती है। इसी तरह समंदरों के अंदर मुख्तलिफ चट्टानें होती है और उससे जो है तो टकरा कर जहाज़ शिकार हो जाते हैं, हादसों का शिकार हो जाते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा है। हमें पता है कि समंदर के अंदर जो है तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनकी चट्टानें बाहर होती है, तो उनसे जहाज टकराते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने शक्ल दी गई है, मुख्तलिफ ज़मीनी शक्लें दी गई है यहाँ पर, और इन ज़मीनी शक्लों के अंदर आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ को जो है तो क्या कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि सतह समंदर तीर के निशान के ज़रिए बताया गया है, तो इसी तरह हम आगे देख सकते हैं कि बर्र आज़म कहाँ आएगा, सतह समंदर कहाँ आएगी, बहरी जजीरा किसे कहते हैं, बर्र आज़मी ढलवान किसे कहते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है तो हम लोग देखेंगे। और बहुत सारी बातें हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो खुश्की और पानी से घिरी हुई है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। बहर आज़मों की तह में भी जो है तो ज़मीन है, ये भी मैं आप लोगों को बताया। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग के बहर आज़मों की तहों में ज़मीन है। आइए अब हम और आगे मालूमात हासिल करते हैं। जैसा कि हम यानी ज़मीन पर खुश्की और पानी की तकसीम है कि % जो है तो पानी है ज़मीन पर, और बल्कि हम जानते हैं कि 71% हिस्सा जो है ज़मीन का वो पानी की सतह से घिरा, और साथ ही ज़मीन पर हमें नज़र आने सा बुलंदियों के हम ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लों के तहत दर्जा बंदी करते हैं। ऐसे ही दर्जा बंदी जो है तो पानी के अंदर भी की जाती है। जैसे हम के ऊपर पहाड़ वगैरह देखते हैं, बुलंदियाँ देखते हैं या ढलवान देखते हैं, तो इसी तरह समंदर के अंदर भी तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। ये देख सकते हैं आप लोग मछलियाँ जो है तो समंदरी फर्श के अंदर जो है तो कैसे तैर रही हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ पौधे, आप लोग झाड़ी काटियाँ भी जो है तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा समंदरी फर्श की बनावट, और इसके अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहले बर्र-ए-आज़मी तख्ता। ये तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे। साहिल से लगा हुआ जो हिस्सा नज़र आता है आप लोगों को, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर साहिल से लगा हुआ ये वाला हिस्सा जो है लेफ्ट साइड पर, ये वाला हिस्सा जो है तो बर्र-ए-आज़मी तख्ता कहलाता है। ऐसा ही जो है तो समंदर के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो ये बर्र-ए-आज़मी तख्ता है, और समंदरी फर्श के सबसे कम गहरा हिस्सा होता है ये, इसे ही जो है तो बर्र-ए-आज़मी तख्ता कहा जाता है।
ये देखिए यहाँ पर ये बर आज़मी तख्ता है, आप लोग देख सकते हैं, साहिल समंदर से लगा हुआ है और बाज साहिलों के करीब सैकड़ों किसी होता है। दूर समंदरी तख्तों की जो गहराई होती है वो लगभग होती है, इनकी जो गहराई है वो 100 मीटर तक होती है। ये बातें आप लोगों को याद रखना है कि इस तरीके से जो है तो बर आज़मी तख्ता या चबूतरा जिसे कहते हैं ये होता है। आगे हम देख सकते हैं कि इन बर आज़मी तख्तों के ऊपर मछलियों को जो है तो पकड़ा जाता है, इन्हीं के माहीगिरी की जाती है आसानी के से। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ होती है और बहुत सारे बर आज़मी तख्तों के अंदर ये होता है। बर आज़मी जो तख्ते होते हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, है ना। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग ये जहाज़ पर किस तरीके से जो है तो मछलियाँ पकड़ रहा है, तो ये सब बर आज़मी तख्तों पर होता है क्योंकि इनकी गहराइयाँ कम होती है बर आज़म तख्तों की। साथ ही साथ बर आज़मी तख्तों के ऊपर जो मादनियात होती है, मादनी तेल वगैरह जो निकालने का काम होता है वो भी बर आज़मी तख्तों के ऊपर होता है। जैसे बहर अरब में मादनी तेल और कुदरती गैस हासिल करने वाला मुंबई हाई बर आज़मी तख्ते पर अहम इलाका है। मुंबई हाई एक इलाका है जहाँ पर जो है तो मादनी तेल और कुदरती गैस जो है तो निकाली जाती है समंदर से। तो इस तरीके से बर आज़मी तख्ते की ये मालूमात थी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बर आज़मी तख्ता किसे कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर बर आज़मी ढलवान दी गई है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर तीर के निशान के ज़रिए बताया भी गया है। बर आज़मी तख्ते के बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं तो बर आज़मी ढलवान जो है तो शुरू हो जाती है। बाज़ जगहें ये गहरी और ज़्यादा भी होती है। बर आज़मी ढलवान वसअत कम होती है, ये लंबी चौड़ी नहीं होती है, इनकी जो लंबाई होती है ये कम इलाकों में जो है तो फैली होती है। और बर आज़मी ढलवान को बर आज़मी तख्ते की सरहद माना जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बर आज़मी तख्ता है, तो बर आज़मी तख्ते की जो सरहद है यानी उसका जो आखिरी हिस्सा होता है वो होता है बर आज़मी ढलवान। समझ में आ रहा है। ये तमाम बातें जो है तो यहाँ पर बर आज़मी ढलवान के बारे में बताई गई है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये समंदरी मैदान है और समंदरी मैदान की लंबाई चौड़ाई भी जो है तो यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ समंदरी मैदान के बारे में बताया गया है कि बर आज़मी ढलवान से मुत्तसिल होता है। ये देखिए बर आज़मी ढलवान ये है तो इससे जुड़ा होता है। ये छोटी बड़ी जसामत के ज़ेर आब ज़मीनी शक्लें मसलन पहाड़, टीले, सतह मुर्तफ़ा वगैरह जो है तो इसके अंदर पाई जाती है। सतह मुर्तफ़ा वगैरह जो है तो इसके अंदर यानी प्लेन हिस्सा जो है तो इसके अंदर पाया जाता है। छोटे छोटे टीले वगैरह भी होते हैं यहाँ पर। समंदरी मैदान के अंदर पहाड़ भी होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर तमाम चीज़ें देख सकते हैं। अब हम देखेंगे समंदरी पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा, है ना। सतह समंदरी फर्श के पहाड़ी सिलसिले ज़ेर आब पहाड़ होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दरमियानी बहरी कोहस्तानी सिलसिला ये लिखा हुआ है, तो ये जो है तो पहाड़ है। सतह समंदर के अंदर पहाड़ी सिलसिले होते हैं और सतह मुर्तफ़ा भी होती है यानी प्लेन इलाके भी जो है तो होते हैं। ये जो पहाड़ी सिलसिले होते हैं ये काफ़ी किलोमीटर तक चौड़े और हज़ारों किलोमीटर तक लंबे भी होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इनकी तस्वीर के किस तरीके से समंदर के अंदर कोहस्तानी यानी कि पहाड़ी सिलसिले होते हैं। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि समंदर के अंदर पहाड़ किस तरह होते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से समंदर के अंदर यहाँ पर पहाड़ हमें नज़र आ रहे हैं। तो इन्हें ज़ेर आब पहाड़ कहते हैं। कभी कभी इनकी जो चोटियाँ होती है, इनके जो ऊपर के हिस्से होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। साथ ही साथ जो इनकी लंबाई और चौड़ाई अगर इन चोटियों की ज़्यादा होती है तो इन्हें समंदरी जजीरे भी कहते हैं। समंदरी जजीरे के अंदर आइसलैंड, ये देखिए आइसलैंड की तस्वीर है ये यहाँ पर, और इसी तरह अंडमान निकोबार, ये हमारे जो मरकज़ी इलाके हैं भारत के, जो जजीरे हैं ये भी जो है तो
पहाड़ों की चोटियां ही है, वसीओ अरीज है, इसलिए जो है तो इन्हें जजीरे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इंडोमान और निकोबार की जो है तो तस्वीर दी गई है। ये जो है तो जजीरे हैं हमारे। आप लोग समझ गए होंगे तमाम बातें कि किस तरीके से समंदरी पहाड़ और समंदरी सतह मुर्तफा जो है तो होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे समंदरी खाई और समंदरी खंदक। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर समंदरी खंदक बताया गया है। समंदरी फर्श में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है तो गहरा हिस्सा समंदर के अंदर आ जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी गहराई जो है तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आमतौर पर कम गहराई वाली ज़मीन ये जो होती है वो समंदरी खाई होती है ना। जिनकी गहराई कम होती है वो समंदरी खाई होती है। जबकि अगर बहुत ज़्यादा अगर गहराई बढ़ जाती है, बहुत दूर दूर तक जो है तो ज़मीनी शक्ल की जो गहराई होती है वो बढ़ जाती है, तो उसे समंदरी खंदक कहते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये समंदरी खाई है, इसे समंदरी खाई कहेंगे, इसकी गहराई कम है। और ये जो है तो समंदरी खंदक है। तो समंदरी खंदक के अंदर एक मरियाना नाम की खंदक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि वो कितनी गहरी है और वो कहाँ पर वाक़ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये बहरुल काहिल के अंदर है ये खंदक, जिसका नाम है मरियाना खंदक। दुनिया की सबसे गहरी खंदक है ये, और इसकी गहराई जो है 11,034 किलोमीटर है। आगे हम इसकी तस्वीर भी देखते हैं। ये देखिए, ये है वो खंदक। बहर आज़मी, ज़ेर आब पहाड़ और समंदरी खंदक इल्म अर्जियात के नुक्ते नज़र से समंदरी फर्श के सबसे फ़ाल हिस्से हैं। इन इलाकों में कई जिंदा आतिशफ़शा पाए जाते हैं। ये इलाके ज़लज़लों के लिए नहायत हसास माने जाते हैं। समंदरी फर्श में आने वाले ज़लज़लों और आतिशफ़शा के फटने की वजह से साहिली इलाकों में सुनामी का ख़तरा पैदा होता है। जैसा कि यहाँ पर ये मरियाना खंदक के बारे में दिया गया है कि ये कितनी गहरी है। साथ ही साथ ये जो गहरे हिस्से होते हैं, ऐसे गहरे हिस्सों में जो है तो आतिशफ़शा फटने के डर होते हैं। और जब आतिशफ़शा फटते हैं तो जो साहिली इलाके होते हैं, यानी समंदर के किनारे के इलाके होते हैं, वहाँ पर सुनामी आने का यानी सैलाब आने का ख़तरा होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे समंदरी इज्तिमा, जिसे हम अंबार भी कहते हैं। किसी चीज़ का जब अंबार लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है तो छोटी बड़ी जसामतों के वहाँ पर आ जाते हैं। समंदर के अंदर पहले से ही जो है तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, खुरदुरी रेत होती है, मिट्टी के बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है तो ऑलरेडी समंदर के अंदर आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो समंदरी तिलछट जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी तस्वीर है। ये समंदरी तिलछट इसे कहते हैं। ये तमाम चीज़ें जब जमा होती है, छोटे छोटे पत्थर, रेत, बारीक बारीक मिट्टी के ज़र्रात वगैरह, तो इसे समंदरी तिलछट कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि ये समंदरी तिलछट है ये। इसी तरह जो समंदरी रसूब होता है वो क्या होता है, वो अब हम लोग देखेंगे। जब आतिशफ़शा फटता है और बाहर जो है उसकी जो राख होती है, उसकी जो लावा होता है, वो सब जो है तो जमा हो जाता है एक जगह पर, और ये तमाम बारीक बारीक मादे जो है तो मिल जाते हैं और नर्म कीचड़ की शक्ल में जो है तो ये बन जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर किनारे की शक्ल में देख सकते हैं, ये नर्म कीचड़ की तरह जो है तो ये बन गया है। और इसी नर्म कीचड़ को जो है तो रसूब कहते हैं, समंदरी रसूब या तो गाद कहते हैं। आम जबान में जो है तो इसको गाद कहा जाता है। तो आप लोगों ने अभी समंदरी तिलछट भी देखी और समंदरी रसूब भी जो है तो देखा। समंदरी रसूब आतिशफ़शा जब फटते हैं समंदर के अंदर और उनसे जो राख और लावा बाहर आता है, वो साइड पर यानी किनारे पर जो है तो जमा हो जाता है और मिट्टी के बारीक बारीक ज़र्रात के साथ वो मिल जाता है और समंदरी रसूब यानी कि गाद बनता है। ये हमें बातें याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंसान की तैयार करदा अशिया का इज्तिमा, यानी इंसान जिसे फेंकता है समंदर के अंदर, वो तमाम बातें। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी गंदगी जो है तो यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये तमाम जो चीज़ें हैं, प्लास्टिक की अशिया, कूड़े करकट जो यहाँ पर है समंदर के अंदर सब फेंके जाते हैं, बोतलें वगैरह, कागज़,
یہ سب جو ہے تو جا کر دیکھیے یہاں پر کس طریقے سے سمندر کے کنارے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کئی کیمیائی اشیاء بھی ہوتی ہے جو سمندر میں پائے جانے والے جو مچھلیاں ہوتی ہے، جو جانور ہوتے ہیں، ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ سمندری زندگی کے مختلف روپ سمجھنے کے لیے نیز سمندری فرش میں پائی جانے والی معدنیات کی معلومات حاصل کرنے کے لیے سمندری تلچھٹ اور رسوب نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ باتیں ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو یہاں پر تینوں چیزیں بتائی گئی، سمندری رسوب بتایا گیا، سمندری تلچھٹ بتایا گیا، اور انسان کی تیار کردہ اشیاء کا اجتماع جو ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ تمام باتیں جو ہے تو ذہن نشین کرنا ہے۔ کون سی باتیں ذہن نشین کرنا ہے؟ ہمیں یہ بتایا گیا ہے یہاں پر دیکھیے، سطح سمندر کیا ہے اس کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں، کسی بھی مقام کی اونچائی اور گہرائی اس مقام کی سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی مقام ہے، فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیے یہ مقام بتایا گیا ہے، تو یہ مقام کتنا اونچا ہے، اس کی اونچائی جو ہے تو یہاں پر سطح سمندر جو دکھ رہی ہے، اس سے ہم لوگ ناپیں گے کہ یہ کتنا اونچا ہے۔ سطح سمندر سے مد کی زیادہ سے زیادہ سطح اور جزر کی سطح کے فرق کا اوسط نکال کر سمندر کی سطح طے کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ مد ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ بلندی اور مد کی کم سے کم بلندی یہ والی ہے۔ دونوں کا جب ہم اوسط نکالتے ہیں، یعنی درمیانہ اس کا جو بیچ کا نکالتے ہیں، کہ جب پانی سمندر میں کم ہوتا ہے وہ، اور سمندر میں پانی کتنا بڑھتا ہے وہ، دونوں کو ملا کر اس کا جب اوسط نکالتے ہیں ہم لوگ، تو سطح سمندر کی جو اونچائی ہے، سطح سمندر سے جو اونچائی ہے اس علاقے کی، وہ ہم لوگ وہاں پر پہلے ناپ سکتے ہیں۔ پہلے ہم ان کی اوسط نکالیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے اس مقام کو کاؤنٹ کریں گے، اس مقام کی لمبائی کو جو ہے تو کاؤنٹ کریں گے، تو ہمیں صحیح سطح سمندر سے اونچائی اس علاقے کی معلوم ہوگی۔ یہی بتایا گیا یہاں پر، دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پر کہ اوسط نکالی گئی اس بلندی کو صفر مان کر اس سے زیادہ بلند یا کم گہرا بلندی کے مقام مثبت یا منفی قیمت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا ماؤنٹ ایوریسٹ 8,848 میٹر، جبکہ مریانہ خندق 11,034 میٹر جو ہے تو ہے۔ یعنی زمین کے نیچے والا جو حصہ ہے مریانہ خندق وہ، اور ماؤنٹ ایوریسٹ جو پہاڑ ہے، جو چوٹی ہے، اس کی اونچائی، یہ دونوں جو ہے تو یہاں پر دیا گیا ہے۔ یہ صرف سطح سمندر سے جو ہے تو اس کی اونچائی کو معلوم کر کے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ بھارت کے زمینی سروے کے لیے چنئی کی سطح سمندر کی اوسط بلندی کو صفر مان کر بھارت کے تمام علاقوں کی بلندی کے لیے اسے ہی سطح سمندر کی بلندی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں بھی آپ لوگوں کو یہاں پر یاد رکھنا ہے۔ اور مریانہ خندق بھی یہاں پر دی گئی ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ بھی بتایا گیا ہے، سطح سمندر بھی جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ سب سے زیادہ بلند علاقہ یعنی کہ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ، اور سب سے زیادہ گہرا علاقہ یعنی کہ مریانہ خندق۔ تو اس طریقے سے سطح سمندر سے بلندی اور گہرائی دونوں کو جو ہے تو معلوم کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ یہاں پر یہ بھی سمجھ میں گئے ہوں گے کہ سطح سمندر یعنی کہ کیا، کسے کہا جاتا ہے سطح سمندر۔ یہ تمام باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے سامنے دیا گیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اسے کوشش کر کے جو ہے تو دیکھیں گے، پہچانیے کہ یہ کس بحر اعظم کا جو ہے تو فرش ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے سامنے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بھارت کا نقشہ ہے، تو اس کے نیچے کا سمندر جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کے نیچے کا جو سمندر ہے وہ بحر ہند ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بحر ہند کا فرش ہے۔ دوسرا دیا گیا یہاں پر شکل میں کون کون سی زیر آب زمینی شکلیں دکھائی دیتی ہے، انہیں پہچان کر ان کے نام لکھیے۔ تو آپ لوگوں کو جو زیر زمین شکلیں دکھائی دے رہی ہے، ڈھلان نظر آ رہی ہے تو ڈھلان لکھیے، سمندری تختہ نظر آ رہا ہوگا تو تختہ لکھیے، اگر کچھ ابھرے ہوئے حصے نظر آ رہے ہیں تو اسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہاڑی سلسلے ہیں سمندر کے اندر کے۔ جزیرے اگر نظر آ رہے ہوں گے تو جزیروں کے نام لکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر خندق نظر آ رہی ہوگی یا بر اعظمی تختہ نظر آ رہا ہے
तो वो आप लोगों को गौर करके लिखना है। इनमें माही गिरी के लिए मुनासिब इलाका कहाँ हो सकता है? जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि माही गिरी जो की जाती है वो कहाँ पर की जाती है? वो बर्रे आज़मी तख्ता यानी जिसे हम लोग चबूतरा कहते हैं, जो साहिल समंदर से लगा हुआ जो हिस्सा होता है। जैसा कि यहाँ पर अगर हम लोग भारत का ये साहिल देखेंगे तो इससे जो लगा हुआ हिस्सा है तो यहाँ पर माहीगिरी की जाती होगी। तो आप लोग लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि बर्रे आज़मी तख्ता जो है तो माहीगिरी के लिए यानी मछलियाँ पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब इलाका होता है। आगे यहाँ पर दिया गया है, समंदर और बहरे आज़मों में सतह ज़मीन से आने वाली बहुत सारी अशिया का अंबार होता है। ये अंबार कुदरती रसूब और तिलछट की सूरत में होता है। नेज़ इंसान अपनी इस गैर ज़रूरी अशिया को भी समंदर में बहा देता है, जैसा कि तमाम चीज़ें हम लोगों ने देख चुके हैं। इन वजह से यानी इन वजूहात से समंदरी तह और समंदर का पानी जो है वो आलूदा हो जाने का खतरा होता है, यानी गंदा हो जाता है। समंदरी हैवानात के लिए मुज़िर होता है। ज़मीन पर बसने वाले जानदारों से ज़्यादा मुख्तलिफ अक़साम के जानदार समंदर में पाए जाते हैं। हमें इसका ख्याल हमेशा रखना चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग गंदगी करते हैं, समंदर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें अगर डालते हैं, तो उसकी वजह से समंदर के अंदर जो जानवर पाए जाते हैं, जो हैवानात होते हैं, उनके लिए जो है तो ये घातक साबित होगा, उनके लिए जो है तो नुकसानदा साबित होगा। आइए दिमाग पर जोर दें। यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों को अपने उस्ताद के साथ साहिल समंदर की सैर पर जाना है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है तो आप लोगों को देखना है। लहरों के ज़रिए किनारे पर आई हुई अशिया का मुशाहिदा करना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है तो किनारे पर आती है लहरों के साथ। इनकी दर्जाबंदी झैल के तरीके से कीजिए। लहरों के साथ आने वाली अशिया। अब कौन कौन सी अशिया लहरों के साथ आती है? कुछ कुदरती चीज़ें होती है और कुछ गैर कुदरती चीज़ें यानी कि इंसान की तैयार करदा। जैसे कुदरती चीज़ों के अंदर नबातात आते हैं, यानी पेड़ पौधे छोटे छोटे, सीपियाँ, घोंघा और आबी जानवर, यानी जो पानी में जानवर पाए जाते हैं। इसी तरह सीपियाँ, घोंघा ये भी जो है तो समंदर में पाए जाते हैं। ये कुदरती चीज़ें होती हैं। अब गैर कुदरती चीज़ें यानी कि इंसान की बनाई हुई चीज़ें, जैसे कीमियाई धाते, प्लास्टिक, शीशा वगैरह, ये जो है तो इंसान की बनाई हुई चीज़ें होती है। तो ये भी जो है तो समंदर के किनारे आती है लहरों के साथ, अगर हम इसे समंदर में डाल दें तो। अब कुछ बातों के जो है तो हमें यहाँ पर जवाब देना है। जैसे इनमें से कौन सी अशिया ख़त्म हो जाने वाली है? इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाने वाली है, वो हमें तलाश करना है। उसके बाद जिनका खात्मा नहीं हो सकता, ऐसी कौन सी अशिया है? तो इनमें से अगर जो ख़त्म हो जाने वाली है वो नबातात हो सकते हैं, आबी जानवर हो सकते हैं, और नहीं ख़त्म होने वाली ये कीमियाई चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें, धाते वगैरह जो है तो ये अंदर ख़त्म नहीं होगी। ये बातें यहाँ पर बताई गई है। ख़त्म हो जाने वाली अशिया से क्या होगा? जो अशिया ख़त्म हो जाएगी उससे क्या होगा? जिनका खात्मा नहीं होता ऐसी अशिया से क्या होगा? अब जो अशिया अगर ख़त्म हो जाती है तो जाहिर सी बात है जो अशिया अगर ख़त्म नहीं होती है वो जाहिर सी जो अशिया अगर ख़त्म हो जाती हैं तो वो मिट्टी में मिल जाएगी, पानी में मिल जाएगी। लेकिन जो अशिया, जो चीज़ें ख़त्म नहीं होगी वो समंदर में तैरते रहेगी और फिर मछलियाँ जो तो हो सकता है उसे खा ले, या मुख्तलिफ जानवर अगर उसे खा लेंगे तो फिर जो है तो वो नुकसानदा होगी। अगर प्लास्टिक खा लिए, प्लास्टिक की बोतल खा लिए, तो वो तमाम चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ख़त्म ना होने वाली अशिया किनारे पर जमा ना हो, इसके लिए कौन सी तरकीब करेंगे हम लोग? तो हम लोगों को समंदर में कोई चीज़ें डालना ही नहीं है। अगर हम लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो वो चीज़ें हम लोग ना करें। और कारखाने जो समंदर के किनारे होते हैं तो उनसे जो निकलने वाला पानी होता है, जो गंदा पानी, वो समंदर में ना डालें। ऐसे तमाम चीज़ें अगर हम लोग करते हैं तो समंदर के अंदर जो है तो गंदगी नहीं होगी। जो कचरा निकलता है वो भी हमें समंदर के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। माहौल को आलूदगी से बचाने की खातिर साहिल साफ सुथरे रखने की मुहिम में आप किस तरह रूबे अमल लाएंगे? या आप लोगों को करना है कि अगर हम लोगों को माहौल को साफ रखना है तो आप लोग क्या करोगे? आप जो मुहिम है ये माहौल को साफ रखने की, इसके अंदर आप किस तरह से हिस्सा लोगे?
یہ تمام باتیں آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ اب یہاں پر دیا گیا ہے ہمارے سامنے کہ کیا آپ جانتے ہیں۔ اب کون سی باتیں ہیں یہاں پر وہ دی گئی ہے۔ سمندری فرش کی بناوٹ کا مطالعہ کرتے وقت سمندری فرش کی عمر ذہن میں رکھنی چاہیے۔ چٹانوں پر جمی ہوئی تلچھٹ کا تجزیہ کرنے کے بعد ماہرین نے اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی بھی سمندر کی تلچھٹ 20 کروڑ برس سے زیادہ قدیم نہیں ہے نا۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ تلچھٹ دی گئی ہے، تو جب یہ تلچھٹ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو جب چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی سمندر کی تلچھٹ 20 کروڑ برس سے زیادہ قدیم نہیں ہے۔ یہ تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی جو ہے تو یہ سب تمام باتیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ بر اعظموں کے چٹانوں کی عمر زیادہ سے زیادہ 320 کروڑ برس ہے۔ یعنی جو بر اعظموں کی چٹانیں ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بر اعظموں کی چٹانیں کہاں پر ہے، وہ دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیے بر اعظمی چٹانیں ہیں، تو ان کی جو عمر ہے یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تو کتنی ہے، 320 کروڑ برس ہے۔ پھر سمندری فرش پر 20 کروڑ برس کی جمع ہوئی قدیم تلچھٹ کہاں سے آ گئی؟ یہ سمندری فرش ہے تو اس کے اوپر یہ کیوں آ گئی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بر اعظموں کی چٹانوں کی عمر زیادہ سے زیادہ 320 کروڑ ہے، پھر سمندری فرش پر 20 کروڑ برس کی جمع ہوئی قدیم تلچھٹ کہاں گئی؟ یہ باتیں جو ہے تو بتائی گئی ہے۔ اسی طرح اس قسم کا سوال ماہرین کو پریشان کرنے لگا ہے، اس لیے انہوں نے تلچھٹ کے ساتھ ان چٹانوں کا بھی مطالعہ کیا۔ اس مطالعے سے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سمندری فرش کی چٹانیں بھی 20 کروڑ برس سے زیادہ قدیم نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی وہی تمام چیزیں بتائی گئی ہے، اور میں اس کو پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ کہ بر اعظموں کی چٹانوں کی جو عمر زیادہ سے زیادہ 320 کروڑ برس ہے، یہ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتایا، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سمندری فرش پر 20 کروڑ برس کی جمع ہوئی قدیم تلچھٹ کہاں گئی؟ اس قسم کا سوال ماہرین کو پریشان کرنے لگا، اس لیے انہوں نے تلچھٹ کے ساتھ ان چٹانوں کا بھی مطالعہ کیا۔ اس مطالعے سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سمندری فرش کی چٹانیں بھی 20 کروڑ برسوں سے زیادہ قدیم نہیں ہیں، جہاں اسے وہ 320 کروڑ کہہ رہے تھے۔ تو یہاں پر ابھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سمندری فرش کی چٹانیں بھی جو ہے تو 20 کروڑ برسوں سے زیادہ قدیم نہیں ہیں۔ کسی بھی سمندر کا فرش سطح زمین کی چٹانوں سے بہت کم عمر ہے۔ تو یہ تمام باتیں یہاں پر بتائی گئی ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ سبق جو ہے تو ختم ہوتا ہے۔ پیج نمبر 28 پر اس کی مشق دی گئی ہے، اس میں سوالات کے جوابات ہیں۔ آپ لوگ وہاں پر سبق کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور سبق کی مشق کے اندر جو سوالات کے جوابات ہیں وہ حل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ بچوں، اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اسی طرح ڈسکرپشن باکس میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر چند اہم سوالات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گوگل فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ کے تاثرات کو ہم جان سکیں۔ اس کے لیے آپ کو گوگل فارم کو پورا فل کرنا ہے اور لاسٹ میں آخر میں سبمٹ کا بٹن جو ہے تو آپ لوگوں کو دبانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ سبق میں سمجھایا گیا ہے وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنے اساتذہ کی مدد سے، اپنے ساتھیوں کی مدد سے، اور نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔